युवा मंच के बजट के प्रोग्राम में मैं ऑन बिहाफ ऑफ मारवाड़ी युवा मंच सबका स्वागत करता हूँ। आज हमारा ये 25वां प्रोग्राम है, 25वां प्रोग्राम है, सिल्वर जुबली जिसे कहते हैं। ब्रांच को बने भी आज 25 साल हो चुके हैं और बजट का प्रोग्राम भी हम 25 साल से लगातार करते आ रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है कि इसके अंदर हमारे साथ बहुत युवा लोग जुड़े हैं, क्योंकि जब हमने ब्रांच शुरू की थी, जब हम भी युवा थे, अब हम सीनियर कैटेगरी में आ गए हैं और नए लोग भी हमारे साथ जुड़ के एक नई युवा पीढ़ी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आज का जो प्रोग्राम है, अभी जैसे कल बजट आया है तो उसमें पूरा एनालिटिकल हम व्यू इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। 4 हमारे पास स्पीकर हैं आज के प्रोग्राम में। डॉक्टर गिरीश आहूजा जी, सी वेद जैन जी जो इंस्टीट्यूट के पास प्रेसिडेंट रहे हैं, सी अमरजीत चोपड़ा जी जो भी इंस्टीट्यूट के पास प्रेसिडेंट रहे हैं, और अतुल गुप्ता जी जो कि इंस्टीट्यूट के पास प्रेसिडेंट रहे हैं। इसके अलावा हमारे आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हैं कपिल लखोटिया जी जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं मारवाड़ी युवा मंच के, और निकुंज गुप्ता जी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं जो प्रेसिडेंट हैं दिल्ली प्रांत के। हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट हैं आर्य किला जी जो आज से 25 साल पहले इस संस्था को स्टार्ट किया था। आज 25 साल के बाद भी अगर किला जी से कोई मिले या देखे तो आज भी वो युवा ही लगते हैं देखने के अंदर। अब ये प्रोग्राम हम वर्चुअल कर रहे हैं। 2 साल पहले कोरोना के समय से पहले हम फिजिकल ये प्रोग्राम किया करते थे। देखिए, फिजिकल प्रोग्राम में और वर्चुअल प्रोग्राम में फर्क इतना ही है कि वर्चुअल प्रोग्राम का एडवांटेज ये है कि सब लोग अपने अपने घरों में ऑफिस में बैठ करके इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। करीब 700 लोग अभी तक इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। पूरे इंडिया से लोग इस प्रोग्राम को पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। फिजिकल में ये है कि जो लोग फिजिकली ऑडिटोरियम में पहुंचते थे वही इस प्रोग्राम को अटेंड कर पाते थे। लेकिन फिजिकल में ये था कि एक बड़ी डिफरेंट फेलोशिप होती थी, एक मुलाकात होती थी, कई दिनों से जो आपस में नहीं मिले उन सबसे मुलाकात होती थी। उस चीज का हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक कमी भी महसूस हो रही है। लेकिन वर्चुअल का एक ये फायदा भी है कि जो लोग इस प्रोग्राम को दूर दूर से बैठ करके या अपने ट्रेवल कर रहे हैं तो भी, या किसी भी फॉर्मेट में कहीं पर भी हैं, इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं और कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम हम अब 10 थोड़ा सा और जो कि रिचुअल्स हैं फॉर्मल, हम लाइटिंग ऑफ लैंप करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम को आरंभ करेंगे। और सभी स्पीकर्स हमारे लाइनअप हैं और स्पीकर्स को हमारे प्रोग्राम के अलावा भी और प्रोग्रामों में भी जाना है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि टाइम टू टाइम प्रोग्राम को हम टाइमली आगे बढ़ाते रहें। वेद जैन जी, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, and I request Akshay Kila to formally introduce Ved Jain ji to all of us. Thank you, Mohan uncle, for the opportunity. CA Ved Jain uncle has been a man of prudence, intelligence since birth. He was a rank holder in both CA inter and CA final examinations. A triple bachelor's degree holder with Bachelor's of Science, Bachelor's of Arts in Economics, and Bachelor's of Law. His expertise thus is not just limited to one subject, but all the 4 subjects, that are science, economics, law, and accountancy, a very rare combination. A fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India, ICAI, for more than 3 decades, he was elected to the Central Council of ICAI for the first time in the year 2004. In the year 2007, he was elected by the council as its vice president and was further elevated to the post of the president in the year 2008. His integrity, zeal, and commitment towards the profession and society has been recognized and appreciated by the Government of India. The Satyam episode happened during his tenure of presidency. He was instrumental in handling the biggest ever fraud in the corporate sector and working out the plan for revival of the Satyam and its associated companies closely with the Government of India. On Corporate Forum, he has been the founder board member of Indian Institute of Corporate Affairs, set up by Ministry of Corporate Affairs, Government of India. He was on the board of International Federation of Accountants, IFAC, during 2008 to 2011,
a global organization for the accountancy profession comprising of 167 members and with associates in 127 countries. Mr. Vejanji is a prolific writer having command in Hindi, English, French, Urdu, and Punjabi. He has authored many books on direct taxes and regularly contributes articles in various journals, newspapers, and frequently participates in various television debates programs on economic, finance, and tax issues. Presently, he is an independent director on the board of DLF Limited, Inventia Healthcare Limited, and is also the chairman of MCX Clearing Corporation Limited. I would like to welcome Mr. Vejayan Uncle with a big round of applause. Over to you, Vejayan Uncle. Thanks a lot for very elaborate, I think, introductions. I frankly take a time. Good evening, friends. Thanks, Atulji, for being here. Thanks, Mohanji, Kilaji, Akshay, and I think I can see many other friends here. My all dear professional colleagues, brothers and sisters. It's my pleasure to be here at this Marwadi Yuva Bunch, being asked to deliver a talk on the budget 2022 relating mainly to direct taxes. Friends, this budget was presented roughly 30 hours before this meeting. I think at 12 o'clock, I can assume yesterday. And there have been a lot of discussion going on. Yesterday, the entire electronic media was discussing this, and today the entire press carries a lot of on these issues. And one big thing which I think you all may be noticing, etc., that the finance minister was kind enough not to tinker with any tax rates. लोगों को मायूसी हुई, बहुत उम्मीदें थी लोगों को कि शायद टैक्स में कुछ छूट मिलेगी. तो मैं कि भाई मुझे एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलनी चाहिए, किसी को लगा था कि थ्रेशोल्ड बढ़नी चाहिए, किसी को लगा था कि मुझे हाउस रेंट की कोई वो जो मेडिकल रिइंबर्समेंट है वो मिलनी चाहिए, कोविड के बारे में रिलीफ ढूंढ रहे थे. बहुत लोगों को लगा कि मायूसी हुई, लेकिन मैं इस मायूसी का जवाब एक सिंपल तरीके से दे सकता हूं कि गिलास के अंदर आधा पानी गिलास का भरा हुआ है, तो कोई लोग इस बात से परेशान है कि आधा खाली है और कोई लोग इस बात से खुश है कि आधा भरा हुआ है. So my message to all taxpayer will be that finance minister was kind enough to spare each taxpayer from levying any additional tax. I believe you will all agree with me that the country has passed the last 2 years through very difficult phase. Economic conditions, of course, were challenging. Tax collection in financial year 2021 were not very good, though 21-22 happens to be reasonably good that way. Our GDP has not grown to that level which we were expecting on that part. Expenditure on the other hand has gone up, but despite, I must say, the government has been able to maintain fiscal discipline, carry on its agenda of capital infrastructure growth and providing it. As we would have noticed yesterday while she was presenting the budget, the figures she was coming out one after the others were quite impressive. And I believe the way it has been projected, if it gets really implemented in the next 3 to 5 years, as the plan has been indicated, it will be a big boost. Though we are all chartered accountant, but we focus only on direct taxes, but sometimes the numbers are also important to understand the budgets who want to read out a little bit nitty-gritties of this budget. The total expenditure is expected to be roughly 40 lakh crore rupees. And in an economy of 232 lakh crore, our economy next year, GDP next year is projected to be somewhere 258 lakh crore. And our expenditure is estimated to be 39 lakh crore rupees, which is quite a reasonable good. Tax collections are estimated to be net correct tax collection of a state share is 22 lakh crore rupees, with a borrowing of more than 16 lakh crore rupees with a fiscal deficit of 6.6%. Apparently, the deficit is reasonably high. It should be 4%, but looking to the present situation that are 2 years, still, I think the country's economy will be in a position to maintain it, of course, subject to certain inflations and the crude oil prices, etc., which have been flagged by everyone, all economists in the economic survey also, and the finance minister also.
Now, in this scenario, you will be wondering why I've given this figure. One, we should be aware where the budget is. And the second scenario is that we must be aware that why no concessions have been given in this budget to the extent people were expecting. I believe for the last 15 days, all electronic media was conversing, arguing, going on with the high pitch, this deduction, this exemption. But one more relief is that we all need not to do our homework again. All our software, etc., existing will be able to work out with no exemption and deductions going up. But still, there is some relief. I will start it. Monji is here, and actually, my time is roughly 40 minutes, I believe, because by 7 o'clock I need to leave. So, friends, I will be touching up certain important points in the direct taxes. May have to miss out certain smaller point, but still, in case some point is left out at the end, I be 5-10 minutes. I will when we have an open house session. So, probably you can ask in case there is any question which is relevant for that purpose. I will take it to call issue. But maybe some of my point, maybe later I have to rush through it, considering the time constraint available on that point. And the first is the tax rate. Apparently, there is no change in the tax rate. But one major tax rate change is the surcharge, which has been restricted to 15% in case of any long-term capital gain. We all are aware that tax on the case of individual HAF, AOP, BOI is 30% with surcharge at different rate. From 50 lakh to 1 crore income, it is 10%. 1 crore to 2 crore, it is 15%. Beyond 2 crore up to 5 crore, it is 25%. And in case income goes up beyond 5 crore, it is 37%. And which goes up to 42% plus. Now, considering the fact that a long-term capital gain happens very rarely in few years, and one person may sell a house, one person may sell an investment for selling a house, it may not be the real income of that year, but it is spread over income, accumulated income over the period. Considering this fact, the finance minister has taken care of this and has restricted that the tax in case income exceed rupees 2 crore, to the extent it comprises of the long-term capital gain, the surcharge applicable will be 15%. With the result, if I assume 20% being the normal rate of the capital gain, and this 15%, 20 plus 15, 23 plus 4% education says, so it will be 23.92%, as against roughly 28% we used to be earlier. So it's quite a substantial gain which will be there, but effective from 1st April 2022. So all those who are intending to sell their any capital asset before 31st March, my suggestion will be to wait till 1st April 2022, because in case the income is going to be beyond 2 crore or beyond 5 crore in aggregate somewhere, then you may have to shell out more tax if you sell before 31st March 2022, and as against when you sell after 31st March. So that can be a good tool for a tax planning on that part. We must keep in mind on that part. I think the capital market and all those people holding share in private company, unlisted company, etc. Now they will all be benefited, particularly private equity investor, etc. Because whenever they were going out and moving out, and FII, etc. So all they will be, it is a long-term capital gain. So they will be saving a lot of tax. 28 to 24 is 1/7 gain in the taxes, total overall tax gain. Second important change in the case of AOP is the presently AOP, as I said, is bracketed with individual and HAF, and surcharge in that case is also applicable at the rate of 37%. We take the tax to 42%. This budget makes a small concession, not to all AOP, only to those AOPs where all partners, all members of that AOP are companies only. In case any person is other than a company, then this benefit is not available. In that case, also the surcharge has been restricted to 15%. So all AOPs where all person members are only companies, then the surcharge rate will be 15%. And the idea is obviously when AOP get taxed at a highest rate, then income what you received individually by the company, that will not be taxed again. So that's a benefit. And third small change is the tax rate change in the cooperative society, which has been now equal with the companies, where the tax rate MAT has been reduced to 15%. So against 18.5, it has been brought down to 15%.
So that's the only change so far as the tax rates are concerned on this part. Now, other than this, there are major changes in 5 or 6 heads. So I will try to cover up those 5, 6 heads which may be relevant. Charitable trust is one area which I will like to touch upon. Maybe I think I can touch upon it now, just now, and quickly run through the various amendments which have been made on the charitable trust part, which may be of significance to all of you also. Somehow or the other, I am of the view these trust or charitable trust or institutions are not to the liking of the टैक्स डिपार्टमेंट. मैंने पिछले 25 साल के बजट के लेक्चर में आज तक कोई ऐसी इनकम टैक्स की बजट नहीं देखा जिसमें चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रोविजन के साथ छेड़खानी नहीं की. And this time the amendment made in the charitable trust are mind-boggling. When the budget of 2021 was presented, lot of changes were proposed in that. New registration, new regime was proposed. Then taxation amendment law came in September 2020. It was reversed and the old provision was reverted back. In 2021, again, those old was reversed and the new was reversed. And in the last year, we all have seen that everyone has filed registration form, etc. But फिर भी लगा कुछ नहीं कि इस बार भी अगर इतनी अमेंडमेंट की हैं, 84 क्लॉजेज हैं, और उस मेमोरेंडम के जो 109 पेज के अंदर से जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है, 30 पेज इसके अंदर लिखे गए हैं चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर. मुझे नहीं समझ में आया कि क्या ऐसी चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में है. अगर इतना ही कुछ करना था, और मेन रीजन कहा है कि देयर आर 2 regime, one is 1023C, another is 12, section 11 and 12, and they should be running parallel to each other. They must have the similar provision. मेरा कहना ऐसा है, अगर ऐसी ही बात है तो दोनों को काट के एक नया प्रोविजन इकट्ठा ही कर दीजिए, एक ही मिल ये सभी को. Why we make complicated? और मेरी हैरानगी होती है कि 1023C में कितने प्रोवाइजो बनाएंगे, 25 प्रोवाइजो, 26 प्रोवाइजो, 27 प्रोवाइजो. कोई मना नहीं करता है सेक्शन बढ़ाने के लिए. आई वाज स्टिल वंडरिंग कितना कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट की गई है इसके बारे में. अगर इसको रीराइट करना था तो इन दोनों सब सेक्शन को डिलीट करके एक सिंपल सा नया सेक्शन डाल देना था 11, 12 में, 1023C को मर्ज कर देना था इसके अंदर, ग्रैंडफादरिंग करके इसके अंदर. अब आपको just I will rush through which are the requirement, not going into the issues where issue. One thing is that under the law, audit is required for claiming exemption. Somehow or the other, nobody has noticed that audit is required, but books of accounts maintenance is not required, even under the law. So now this new section, this amendment says, books of accounts shall be required to be maintained in the prescribed manner at a place, at such place as may be prescribed. So meaning hereby there will be rules now, which book shall be maintained, how it shall be maintained, and where it has to be maintained. In addition thereto, there is another provision which says that under section 11 and 1023, only that part of the income is allowed which is not considered income, which is applied during the year. And applied means actually paid. So only that amount which is actually paid by the year end, that will be considered to have been applied, but which expenditure has been incurred but amount payment has not been made, that will not be considered as an application. Simple formula हो गया, cash basis accounting हो गई, accrual basis accounting charitable trust और institution पे नहीं लगेगी. तीसरा पार्ट हो गया कि मंदिर को, मस्जिद को, गुरुद्वारे को जो डोनेशन मिलते हैं, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, वो रिपेयर के लिए मिलते हैं, इसके लिए मिलते हैं. उसके लिए आपको ईयर मार्क करके रखना पड़ेगा कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आपके रेगुलर इनकम के हैं या कॉर्पस के हैं. आप उस पैसे को दूसरे पर्पज के लिए खर्चा नहीं कर सकते. And that expenditure or that corporate donation has to be utilized for the purpose for it has been received. But option is with you whether you want to keep it in a corpus or wherever you want to consider, but you have to utilize it for that purpose. थोड़ी सी मुझे लगता है कि यहाँ सेंसिटिविटी रखी गई है कि रिलीजियस मैटर होने की वजह से इससे बहुत ज्यादा छेड़खानी नहीं करी. इतना ही कह के छोड़ दिया कि जो पैसा जिस काम के लिए आया उसी काम के लिए लगाना पड़ेगा, और आप उसको कॉर्पस में रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन लगाना उसके वो आपको वहीं पे पड़ेगा. एक another provision which was there regarding the cancellation of the registration. अभी नया एक बच्चे का जन्म हुआ नए प्रोविजन का लास्ट ईयर कि भाई आप एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लीजिए जो ऑटोमेटिक होगा,
आप ले लेंगे तो हम आपको 3 साल छेड़ेंगे नहीं, आप दुबेबल में आएंगे तो पूछेंगे। अब अभी ध्यान आया कि साहब ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले गया तो कोई बोगस ट्रस्ट और नॉन जेन्युइन ट्रस्ट आ गई तो उसको भी 3 साल की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। उस समय तो ध्यान नहीं किया, जब हमने ये प्रोविजन बनाया था, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हर एक को मिल रहा है। उस समय तो माइंड था लिबरल एटीट्यूड देने का, लेकिन अब ध्यान आ गया कि साहब ये चेंज है। तो अब नाउ दे से कि भाई अगर ऐसा रजिस्ट्रेशन है तो उसको कैंसिल करने की पावर वर्किंग जेन्युइननेस की कमिश्नर को पावर दे दी गई है। एक ही टाइम किया गया है कि कमिश्नर जिस दिन नोटिस देगा 6 महीने के अंदर उसका डिसीजन लेगा कैंसिलेशन करने का। और असेसिंग ऑफिसर कोई रेफरेंस करता है और जब तक वो रेफरेंस पेंडिंग रहेगा तब तक वो 143(3) वाली असेसमेंट पेंडिंग रखी जा सकती है, उस पीरियड को निकाला जा सकता है। सेकंड था कि जो 15% से ज्यादा का अगर आपकी इनकम खर्चा नहीं हुआ है और वो एक्यूमुलेट करने का जो 5 इयर्स का आपको प्रोविजन मिलता था, तो उसके बारे में कंफ्यूजन था कि वो पैसे 5 साल के अंदर ही खर्च करने हैं या 5 साल के बाद 6ठे साल में आपको टैक्स लगेगा। Now it is being made clear only under the both section 1023C as well as 11 and 12 that you have to spend the money within 5 years, but if you do not spend within the 5 year, tax will be charged in the 5th year. 6th year की वेट नहीं करी जाएगी। Now एक आपके बारे में एक वर्किंग और थी कि जो 13(1)(c) सेक्शन में there is one provision which says that in case you make a payment to any trusted or related party, which is their prohibited party, which we call, and the payment is unreasonable or excessive, then the whole amount exemption get denied and even registration gets cancelled. Now there a relaxation is coming up, but with a heavy penalty and a heavy taxation. Now to the extent the extra expenditure is incurred or given to a person which is related person, which is unreasonable in the opinion of the assessing officer. Now that income will only be get taxed in the hand of the trust. Rest of the exemption will continue. Registration will also not be cancelled. Only that will get, and that income will get taxed at the maximum marginal rate, that is 30% plus education tax, whatever surcharge applicable. In addition thereto, there will be a penalty on the person who has received this payment at the rate of 100% if there is a first offense, first time default, and if there is a second time default, then it is 200%. Now this is the provision which has been created for the citizen. Secondly, in case an exemption is denied, there was dispute how the income is to be computed. Many assessing officers make total gross receipt as income. Now they say no, gross receipt will not be income. Whatever you have received and whatever you have spent for the object for which the trust is set up, net of that will be income, but with 4 riders. Any amount spent out of the corpus will not be eligible toward expenditure. Any amount spent out of the loans and advances will not be considered as expenditure. Any amount which is considered received as a donation out of donation will not be eligible. And depreciation will not be allowed in respect of those assets which has been considered as application of income in the same year or in earlier years. So these are the by and large larger provision which are charitable trust or the charitable trust. We need to be a little bit more careful and more working on this part. I have just tried to summarize looking to the time constraint on the charitable trust, but these provision, in my opinion, if I say in a mild way also, I still consider these are draconian provisions. I must say the charitable trust must be treated with a very soft and mild hand, considering the fact even in today's society, wherever any natural calamity has happened, wherever any crisis has happened, इन एनजीओ ने और इंटरेस्ट और इंस्टीट्यूशन ने ही सोसाइटी को संभाला है। सुनामी हो, अर्थक्वेक हो, और ये 2 साल में जो कोरोना आया है, कितनी लोगों ने एनजीओ ने कितनी तरह से मेहनत करके सोसाइटी को बचाया है। और ये सारी सोसाइटी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पे चलती है, ऑनरेरी वर्कर पे चलती है, रिटायर्ड लोग हैं जिनके पास प्रोफेशनल नहीं है वेल ट्रेंड पेमेंट करने के लिए, प्रोफेशनल हाई फीस देने के लिए, और फिर उनके साथ ये करना। और सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि इन एनजीओ के बारे में हमेशा जब देखा जाता है तो स्कूल और कॉलेज को देख के और हॉस्पिटल को देख के वर्किंग की जाती है कि दे आर मेकिंग मनी। मैं 2 बातें कहता हूं उनके बारे में। Whatever the schools or hospital may be doing, but at the end of the day, they are supporting the government in meeting their objective of education for all and medical aid for all. अगर ये हॉस्पिटल और ये स्कूल प्राइवेट सेक्टर में जो ट्रस्ट के अंदर आए हुए हैं, अगर ये इतने बने नहीं होते इंडिया में,
हम एजुकेशन उस लेवल की जिस लेवल की आज की डेट में मिलती है, या जो मेडिकल एड फैसिलिटी जो अभी मिल जाती है, आप अंदाजा लगाइए कितना प्रेशर होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, गवर्नमेंट स्कूल पे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ऊपर. So just to, they must be treated with a soft hand. So I leave this point here only with the, so far charitable trust is concerned. Now I just go to few of the provisions which are related to what I say related to exemption and the salaried class people. One exemption which salaried class people were asking, most effective COVID was relating to expenditure incurred on COVID. लोगों को उम्मीदें थी कि कोविड के बारे में कोई मेडिकल अलाउंस आएगा, जो पहले होता था 15,000 रुपए का, जैसे रिड्यूस करेंगे एम्प्लॉयर करेगा, ऐसा नहीं आया. लेकिन एक रिलीफ आई जो सरकार ने 2020 में अपने बजट में 21 में उसमें प्रेस रिलीज में अनाउंस की थी कि भाई एम्प्लॉयर ने आपको कोविड से रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर बियर किया है, मेडिकल एड दिया है, खर्चा दिया है, उसको हम पर्क्स नहीं मानेंगे. वो अमेंडमेंट अब सरकार ने कर दी है. 72 है प्रोविजन के अंदर कह दिया है कि any expenditure incurred or reimbursed by the employer in respect of the COVID related expenditure or the family member of the employee such member, then that expenditure will not be considered as purpose. In addition thereto, any compensation given by the employer to the employee or the family member in case of any deceased employee, etc., that amount shall also not be considered as an income. तो ये प्रोविजन बिल्कुल क्लैरिटी कर दी है. एम्प्लॉयर ने कुछ भी कोविड से रिलेटेड आपका आपकी फैमिली के लिए किया है तो खर्चा कुछ नहीं. लेकिन यहाँ फैमिली की डेफिनेशन थोड़ी छोटी है. सेक्शन 10 फाइन में, सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 में जो एलटीसी की फैमिली की डेफिनेशन है, वही लोग फैमिली में कवर होते हैं. उसमें स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, वेयर आइदर ऑफ द वन ऑफ देम इज आइदर होली और पार्टली डिपेंडेंट ऑन यू. तो अगर पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर होली और पार्टली डिपेंडेंट है उस एम्प्लॉय के ऊपर, उनके भी केस में अगर कोई किया है तो वो एग्जेम्पशन होगी. इन जब ये कोविड के बारे में, रिलीफ के बारे में बात हो रही है, अगर किसी को रिलीफ कोविड में अपने एम्प्लॉयर के अलावा किसी और से मिली है तो खर्चा जो मेडिकल का मिला वो एग्जेम्प्ट होगा. लेकिन डेथ के केस में ये अप टू 10 लाख रुपीज ही एग्जेम्पशन होगी. जो लैंग्वेज बनाई गई है सेक्शन 56(2) में, वो जो एग्जेम्पशन के बारे में, वो थोड़ी सी चैलेंजिंग लगती है. उसमें ऐसा लगता है कि if case expenditure any amount has been given up to 10 lakh rupees, it will be exempt. Beyond 10 lakh entire amount will be taxed. बट मेरा ऐसा मानना है शायद ऐसी इंटेंशन नहीं है. जब पार्लियामेंट में बिल पास होने लगेगा तो शायद ये क्लैरिफिकेशन आ जाएगा अमेंडमेंट होके कि अप टू 10 लाख एग्जेम्पशन आएगी, उसके बाद की एग्जेम्पशन नहीं आएगी इसके बारे में. So this is one where the issue. When we are talking of this employees part, let me complete the section 80CC(d). We all know कि एनपीएस में जो एक गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू की थी 2005 में कि एनपीएस का, नेशनल पेंशन स्कीम, क्योंकि उस समय 5th पे कमीशन का, 6th पे कमीशन इफ आई बिलीव, उनका सोच ये था कि सरकार को कंट्रीब्यूटरी पेंशन होनी चाहिए, डिफाइंड पेंशन नहीं होनी चाहिए, कि सरकार एक पेंशन में पैसा डाल देगी. तो इसलिए जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉइज रिक्रूटमेंट हुई है उस पीरियड के बाद, अब उनकी पेंशन उसकी सैलरी से डिपेंडेंट नहीं है. हर साल जो कंट्रीब्यूशन होगा वो पेंशन फंड में जाता है, उसमें जो पेंशन बनेगी वही पेमेंट होगी. तो एक पेंशन की 2 स्कीम होती है, एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम, एक डिफाइंड पेंशन स्कीम. डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, इतना कंट्रीब्यूशन जाएगा, जो बनेगा आप ले लेना. और डिफाइंड पेंशन की आपकी सैलरी के बेसिस पे इतनी मिलेगी. वो लाइबिलिटी बहुत हैवी होती थी. अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 80CC(d) में, हमने पार्ट 2 में ये अमेंडमेंट की थी कि भाई जो एम्प्लॉयर उसमें कंट्रीब्यूट करेगा वो इसको इनकम नहीं मानेंगे, वो एग्जेम्पशन दे देंगे, क्योंकि अदरवाइज वो पर्क्स बन जाता. अब सरकार ने उस समय जब कानून बनाया तो कहा भाई सेंट्रल गवर्नमेंट तो जो भी कंट्रीब्यूट करेगी वो पूरा एग्जेम्प्ट होगा, और बाकी के केस में ओनली 10% तक का एग्जेम्प्ट होगा. सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को 14% सरकार देती है. बाकी एम्प्लॉइज का भी ये कह रहे हैं कि भाई सब हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को 14% मिलता है तो हमें भी 14% का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट होना चाहिए. तो सरकार ने आधी बात सुनी है. स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन 14% तक एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन अभी भी 10% ही एग्जेम्प्ट होगा. मेरा ये मानना है ये भेदभाव है एम्प्लॉइज के साथ, तो ये होना नहीं चाहिए. और आई बिलीव दिस lacuna should be removed, and 14% in case central government employees get, there is no reason why a private employee should not get. When you are agreeing with the state employees, why you are not agreeing with the private employees?
I believe this is a big challenge which I believe on that part. So this touches with the employees. इसके अलावा employees की सैलरी के बारे में इसके अलावा कोई और चेंज नहीं है. I believe मेरी आवाज क्लियर है ना कैला साहब? आवाज मोहन जी क्लियर? आवाज ठीक है सर, इसमें और इस एम्प्लॉइज और ना ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में कोई टिंकरिंग की गई. बिजनेस इनकम के बारे में 3-4 प्रोविजन है जिसका मैं जिक्र करूंगा. मैंने वो डिसेबल्ड के बारे में, जो डिपेंडेंट के बारे में, उस पार्ट को छोड़ दिया थोड़ा सा. आज की डेट में बहुत सारे बेनिफिट कई बार एम्प्लॉयर वो एक बिजनेसमैन अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, स्टॉकिस्ट को, परचेजर को, बाइंडर को बाय वे ऑफ बहुत सारे पर्क्स में देता है. जैसे कोई सिंगापुर घुमाने ले गया या किसी ने रेफर ड्रा करके कोई कंट्रीब्यूशन वर्कआउट कर लिया. तो एक अमेंडमेंट हुई थी आज से 12 साल पहले कि 28(4) में कि भाई अगर कोई ऐसा बेनिफिट किसी को मिलता है तो दैट बेनिफिट विल कंसीडर्ड एज ए इनकम. जैसे परक्सिट एम्प्लॉय को मिलते हैं और आपको किसी बिजनेस के अंदर कोई टूर ले जाए घुमाने के लिए, कोई और ले जाए, तो उसके अंदर भी आपको इसके ऊपर इनकम मानी जाएगी 28(4), जिसे आईवी कहते हैं 28(4) में. अब गवर्नमेंट को ये चिंता हो गई कि भाई ये 28(4) में इनकम तो मान ली लेकिन इसकी मॉनिटरिंग नहीं. तो सरकार ने उसके लिए एक प्रोविजन नया क्रिएट कर दिया कि साहब ये 28(4) की जो इनकम होगी इसके ऊपर आपको टीडीएस काटना पड़ेगा. और इसके लिए एक नया प्रोविजन डाल दिया 194R. अब 194R में जब भी आप किसी इस तरह की पेमेंट पर्क्स देते हैं तो आपको उसका टीडीएस काटना पड़ेगा. अब आप पूछेंगे कि साहब ये तो इन काइंड में जाता है, पेमेंट कहाँ से करेंगे, काटे किस में से काटेगा? अगर 100 रुपए देने तो मैं काट लूंगा उसमें से, लेकिन ये तो पेमेंट इन काइंड में है. लेकिन उन्होंने कहा भाई अगर इन काइंड में है तो आप इंश्योर करेंगे कि आप उसका टीडीएस जमा हो जाए, आप उससे रिकवर कर लो और जमा करा दो. एक ही एग्जाम्पशन दी है कि थ्रेशोल्ड है 20,000 रुपए तक की. अगर ये पर्क्स की वैल्यू 20,000 रुपए तक होती है तो फिर इसके ऊपर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सेकेंडली, इंडिविजुअल एंड एचसीएफ के ऊपर जैसे कि बहुत सारे टीडीएस प्रोविजन पे एप्लीकेबल है, तो लुकिंग टू दैट कंप्लायंस बर्डन कि जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा कम थी पिछले साल में या प्रोफेशन में 50 लाख से कम की रिसीट थी, उनके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेंगे. जो नॉर्मली बाकी भी टीडीएस के प्रोविजन नहीं लगते हैं सोल प्रोप्राइटर के ऊपर, इंडिविजुअल एचसीएफ के ऊपर, अगर उनकी टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है और 50 लाख से कम है बिजनेस प्रोफेशन नीचे. तो सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल ऑन 28(4) ऑन दैट पार्ट. Then there was a challenge, another very interesting, जो मैं आज हालांकि स्लाइड से दिखाना चाह रहा था लेकिन टाइम के कंस्ट्रेंट पे नहीं दिखा पा रहा हूँ. 37 में हमें हर खर्चे की डिडक्शन मिलती है जो बिजनेस से रिलेटेड. एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिव फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस इज एन एलिजिबल एक्सपेंडिचर. कुछ समय पहले डिबेट हुई, चर्चा हुई कि भाई जो एक्सपेंडिचर इनकर किया, इफ दैट एक्सपेंडिचर इज प्रोहिबिटेड और इज एन ऑफेंस अंडर द लॉ, तो क्या होना चाहिए. और इसकी चर्चा आपको ध्यान हो, बॉम्बे में जब एक बार बहुत लोगों को हफ्ता देना पड़ता था और वहां पे किडनैपिंग रैंसम के बारे में आए थे, तो लोगों ने क्लेम किया कि भाई हमें तो खर्चा मिलना चाहिए, तो ये क्यों मिलना चाहिए. और कुछ कोर्ट ने फैसले दे दिए थे कि भाई ये खर्चे की डिडक्शन मिलनी चाहिए क्योंकि ये तो बिजनेस से रिलेटेड, आप सर्वाइव नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा. तो उस समय एक अमेंडमेंट आई थी, एक्सप्लेनेशन 1 डाली गई. इसमें कहा कि एनी एक्सपेंडिचर which is prohibited by law or which is an offense under act that shall not be eligible for deduction. वहां तक तो ठीक चल रहा था. उसके बाद 2014 में जेटली साहब ने एक अमेंडमेंट करके एक्सप्लेनेशन 2 और डाली कि सीएसआर वाला एक्सपेंडिचर भी 37(1) में अलाउड नहीं होगा. एक पिछले दिनों से डिबेट चल रही थी कि जो डॉक्टरों को फार्मास्यूटिकल कंपनियां गिफ्ट भेज देती हैं, सैंपल देती हैं, कुछ और खर्चे कर देती हैं, वो मेडिकल काउंसिल के कोड ऑफ कंडक्ट में, एथिक्स में माना जाता है कि भाई गलत है, ये प्रोहिबिटेड है. क्योंकि अगर आप किसी फार्मेसिस्ट कंपनी से कुछ गिफ्ट ले रहे हैं, आप उसकी दवाई रिकमेंड करते हैं, तो शायद आपके एथिकल प्रैक्टिस पे इसका असर पड़ सकता है. तो बहुत सारे ट्रिब्यूनल के जजमेंट थे फॉर एंड अगेंस्ट. तो कुछ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा था कि नहीं मिलना चाहिए, किसने कहा मिलना चाहिए. अब इनकम टैक्स वालों को उसकी लीड मिल गई, एक एक्सप्लेनेशन 3 डाल दी गई है और उसमें कह दिया गया है कि मेडिकल जो खर्चा नॉट ओनली प्रोहिबिटेड बाय लॉ, वो खर्चा जो कि एथिक्स के अगेंस्ट है, आपके कंडक्ट के अगेंस्ट है, वो भी नहीं मिलेगा. तो फिर एनी एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर एथिक्स, वो भी आपको इसमें अलाउ नहीं होगा. एक बात और डाल दी गई, एनी एक्सपेंडिचर इनकर फॉर कंपाउंडिंग एन ऑफेंस आल्सो, वो भी नहीं मिलेगा.
कुछ कोर्ट के जजमेंट थे कि अगर आपने कुछ कंपाउंड करा लिया कहीं पे, आपने कोई कंस्ट्रक्शन करी है वो गलत है, उसकी कंपाउंडिंग, लेकिन उसके लिए भी कह दिया कि ये सब ये भी नहीं मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है कंपाउंडिंग एन ऑफेंस आई कैन स्टिल ट्रीट, बट कंपाउंडिंग ऑफ ए पेनल्टी अदरवाइज शुड नॉट बी देयर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के केस में बिल्डर बहुत सारे जो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन हो जाती है और वो कंपाउंडिंग कराते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो खर्चा बिजनेस से रिलेटेड क्यों नहीं होना चाहिए। तीसरा कह दिया एनी एक्सपेंडिचर विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और अंडर एनी लॉ ऑफ एनी कंट्री, क्योंकि बहुत सारे ऑफेंस बाहर के हो जाते थे, वहां आपने करा तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो इंडियन लॉ में तो कोई ऐसा है नहीं, हमने तो वहां के कानून तोड़ा है, तो उसको कवर करने के लिए कहा कि एनी ऑफेंस लॉ। और जब मैं लैंग्वेज पढ़ता हूँ तो ऐसे लगता है कि अगर कोई भी इंडिया में भी खर्चा करा और वो वर्ल्ड के किसी भी कानून के अंदर वो वायलेशन है, तो वो भी खर्चा शायद नहीं मिले, इंटेंशन शायद ऐसे नहीं होगी मेरे हिसाब से। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जब मैं लैंग्वेज इसकी ड्राफ्टिंग पढ़ता हूँ, एक्सप्लेनेशन 1 को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेनेशन 3 डाली गई। मजे की बात है, एक्सप्लेनेशन 1 को डालने के लिए एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेनेशन 3 डाली गई। मैं आई वाज जस्ट वंडरिंग व्हाट विल हैपन ऑन दैट पार्ट ऑफ दिस पार्ट। So now friend, looking to time constraint, I just skip the other part and I straight away go to 3 provision which I will just explain. One, I will explain cryptocurrency, जो आपने बहुत सारा सुन लिया होगा। क्रिप्टो करेंसी का वर्चुअल डिजिटल असेट्स के नाम से उन्होंने डेफिनेशन दी है, अच्छी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन बनाई गई है। 115 BBH में ये कहा गया है कि इसकी जो इनकम आएगी वो 30% पे टैक्स होगी, प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज, एजुकेशन सेस, किसी भी खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, किसी भी लॉस के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं मिलेगा, और इसके बारे में कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। अब सवाल ये आ रहे हैं कि लोगों ने पूछा क्या आपने इसको लेजिटिमेट कर दिया, ये नहीं कर दिया। मेरा कहना है कि इसको ना तो लेजिटिमेट किया है ना वो किया है। इनकम टैक्स में कोई भी इनकम रेजिडेंट के हाथ में होती है वो टैक्सेबल होती है। सिर्फ इतनी क्लैरिटी करिए कि 1 अप्रैल 2022 के बाद इसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा। अगर इससे पहले कोई इनकम आती है वो तो जो नॉर्मल प्रोविजन में जो इनकम बनती है उसके ऊपर टैक्स आएगा, चाहे आपने किया है। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि क्या ये ब्लैक मनी को अवॉइड करने की कोशिश है। मेरा यह मानना है कि ब्लैक मनी को अवॉइड करने का कोई ऐसा वो नहीं है। व्हाटएवर इन्वेस्टमेंट यू हैव टू मेक एज पर द लॉ, वो सोर्स आपका एक्सप्लेन होना चाहिए, और एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो वो वैसे ही आपका अनडिस्क्लोज इनकम हो जाएगी। कोई इन्वेस्टमेंट आप इंडिया से बाहर करते हैं वो आपको डिस्क्लोज करनी है। इन्वेस्टमेंट अगर बाहर है तो वो फैमा के प्रोविजन से कंप्लाई होनी चाहिए। जो आप परचेज सेल करते हैं, जीएसटी का क्वेश्चन भी फ्लैग होगा इसके ऊपर कि जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, क्योंकि एसेट की परचेज सेल है अगर आपको करते हैं, ओनली व्हेन यू आर डूइंग ए ट्रांजैक्शन इन बिजनेस, दैट्स आल्सो सेपरेट क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन लगेंगे लेकिन इस समय ये सिर्फ इतना है कि इसमें पर 30% टैक्स लगेगा वर्चुअल डिजिटल एसेट का, और आरबीआई अपनी एक इंडिपेंडेंट करेंसी लेकर आएगा। दिस इज द प्रोविजन। अनदर चेंज विच मे बी ऑफ इंटरेस्ट इज सेक्शन 68। आज की डेट में जब हम किसी से लोन लेते हैं, शेयर कैपिटल लेते हैं, शेयर एप्लीकेशन लेते हैं, तो उसके बारे में आज की डेट में हमारा जो है उसका आज की जेन्युइननेस साबित करना, उसका सोर्स और नेचर और सोर्स साबित करना एसएससी की है। अभी तक बहुत सारी जजमेंट थी, आपको सोर्स ऑफ सोर्स को एक्सप्लेन करने की एसएससी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप उसकी आइडेंटिटी स्टेब्लिश कर दें उसकी तो आप उसका सोर्स बता दें। तो अब एक्ट में अमेंडमेंट करके ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि अब शेयर कैपिटल के अलावा अगर आपका पास लोन भी कोई है, you have to explain not only the source from where you have got it, also the source of the person who has given to you. तो अब आपके केस में जितने भी लोन है उस आदमी का आपको सोर्स भी बताना पड़ेगा। ये 68 की अमेंडमेंट है। दिस अमेंडमेंट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। तो इसके बारे में थोड़ी सी कहीं ना कहीं चिंता की बात होगी। और आपको उसके जब भी कोई लोन लेंगे, ये लेंगे, ट्रांजैक्शन होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। सवाल आ सकता है कि असेसिंग ऑफिसर की सेटिस्फेक्शन है वो कितना होता है। अगर मैं इसको लिटरल मीनिंग करूं तो अगर आप बैंक से लोन लेंगे तो भी आपको बैंक से पूछ के आना बताएगा कि बैंक ने आपको पैसे कहां से दिए। किसी और कंपनी से लिए तो आपको पूछ के आना पड़ेगा भाई तुम ये बताओ तुम्हें पैसे कहां से आए। एक डिबेट चल रही थी बहुत दिनों से कि जो आप एजुकेशन सेस और हेल्थ सेस देते हैं वो इनकम टैक्स में खर्चा क्यों नहीं अलाउड होना चाहिए। सेक्शन 48(2) में इनकम टैक्स पेड इज नॉट कंसिडर्ड एज ए डिडक्शन, जो आपने अपने इनकम पे टैक्स दिया। राजस्थान हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट थे फेवर में थे, लेकिन रिसेंटली कलकत्ता ट्रिब्यूनल का एक जजमेंट आया जिसने सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस देके कहा कि भाई इन दोनों हाई कोर्ट ने शायद सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट को कंसिडर नहीं किया। उस बात को ध्यान में रखते हुए उसने उसको अमेंडमेंट को किया है कि भाई
एजुकेशन सेस और हेल्थ सेस की डिडक्शन नहीं मिलेगी. Since it was an old controversy, this amendment has been made retrospectively from assessment year 2005-6. तो अब जिन्होंने पीछे क्लेम किया नहीं किया वो सारे क्लेम डिसअलाउ हो जाएंगे. ये बेनिफिट इस केस में किसी को नहीं मिलेगा. इसके बारे में जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे थे तो उसके अंदर एक कोरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट सेक्शन 56(2)(10) में भी की गई है. आज की डेट में 56(2)(10) में जो कोई भी किसी को शेयर, सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी, कोई स्कल्पचर, कोई आर्ट, पेंटिंग मिलती है और ज्वेलरी मिलती है, तो अगर वो फेयर मार्केट वैल्यू से लेस में मिलती है और वो 50,000 से ज्यादा का डिफरेंस हो तो दैट इज कंसीडर्ड टू बी इनकम. एक सवाल था कि अगर किसी को क्रिप्टो करेंसी मिलेगी तो वो प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में नहीं आएगी. तो इसलिए 56(2)(10) को भी अमेंड करा जा रहा है टू डिफाइन द प्रॉपर्टी टू इंक्लूड डिजिटल एसेट. दैट मींस वर्चुअल डिजिटल एसेट विल बी पार्ट ऑफ इट. तो आप किसी को क्रिप्टो करेंसी किसी को मिलती है तो जिस डेट को वो मिलेगी उस डेट को जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी that will be considered as income from other sources in the hand of the recipient on that part. So that part provision is also been made on this. आप सबको एक बड़ी भारी चिंता थी कि शायद 148 में क्या होने वाला. लास्ट ईयर 21 के बजट में सरकार ने 3 साल 10 साल का प्रोविजन और 6 साल का घटा के 3 साल किया और ये भी कहा था कि नया प्रोविजन 1/4/2021 से एप्लीकेबल होगा. लेकिन बहुत सारे नोटिस इश्यू नहीं हुए और वो बहुत सारे नोटिस अप्रैल टू जून में हुए जब एक्सटेंडेड प्रोविजन कह रहे थे. बहुत मेरे ख्याल ऑल ओवर इंडिया में कम से कम ज्यादा नहीं तो 30-40 हजार नोटिस इश्यू हुए और आज की डेट में वो सारे नोटिस हाई कोर्ट में चैलेंज पे हैं. दिल्ली हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट ने सारे जजमेंट फेवर में दिए. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, छत्तीसगढ़ अगेंस्ट आई है. लेकिन सारे नोटिस बाय एंड लार्ज क्वैश हो गए. लेकिन इस साल ये उम्मीद थी कि शायद सरकार इस बात को देखते हुए इस अमेंडमेंट को रेट्रोस्पेक्टिवली एक नहीं कह दे कि जो हमने प्रोविजन 1/4/21 से अमेंड किए थे वो 1/4/22 से होंगे. ऐसा कुछ नहीं हुआ. लेकिन इससे बड़ी एक चिंता की बात और हो गई कि पहले जो सरकार को पावर थी 3 साल तक के केस खोलने की, जो लास्ट ईयर अमेंडमेंट की थी 6 से 3 साल की, वो पावर 3 से 10 पूरी की पूरी हो गई. लास्ट ईयर बजट में ये कहा गया था कि लिटिगेशन कम करने के लिए हम ये कर रहे हैं कि हम 3 साल का पीरियड रखेंगे और हम 10 साल का पीरियड वहीं लगाएंगे जहां हमें कोई असेट्स के फॉर्म में कोई आइटम मिलती है, जैसे बैंक बैलेंस मिल गया, शेयर मिल गए, प्रॉपर्टी में कोई डॉक्यूमेंट मिल गए. इस साल उसको प्रोविजन को बड़ा एक्सपेंड कर दिया. नाउ इट इज बीइंग सेड कि नॉट ओनली 50 लाख विल बी एप्लीकेबल वेयर एन एसेट इज फाउंड, it will be also applicable where entry or entries in the books of accounts are found. I am just surprised where entry or entries in the books of accounts are found. Even then you will take, or any expenditure is been incurred for any event or any other occasion with the result or any transaction. आज की डेट में 148 तो फिर हर चीज पे हो जाएगा एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. किसी के भी यहाँ कहीं पर्चा लिखा मिल गया, किसी के यहाँ पे किसी के परचेज का कोई डॉक्यूमेंट मिल गया कि परचेज जेन्युइन नहीं है, ये खर्चे ट्रैवलिंग का बिल नहीं है, किसी के यहाँ शादी का कुछ हिसाब हो गया, तो अब ये मान के चलना चाहिए कि अब रीओपनिंग 3 नहीं 10 साल की होगी. तो कई बार होता है चौबे जी, दुबे जी, छब्बे जी बने गए, दुबे जी रह गए. सब लोग खुश थे कि ये 6 साल की जगह 3 साल हो गया, अब 6 साल के 10 साल हो गए. दिस इज द ओनली चेंज. इसमें 148 में और भी चेंज किए हैं जो प्रायर अप्रूवल वगैरह के बारे में, डेफिनेशन के बारे में, सर्च एंड सीजर के बारे में. टाइम नहीं है अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूं तो इसमें इतनी कॉन्ट्राडिक्शन है, कमाल वर्किंग है. अब उन्होंने कहा है कि भाई हम जो उसकी असेसमेंट के खोलने के बारे में 3 साल की खोलेंगे, 2 साल की खोलेंगे. मैं कभी कभी हैरान होता हूं कि यार वो 3 साल की असेसमेंट तो वैसे ही खुली पड़ी रहती. what is left there on that part. तो लेकिन 148 पे ये जो प्रोविजन है, लेकिन एक जरा चीज ध्यान में रखने वाली है कि एक प्रोवाइजो जो डाला था 149(1) के नीचे वो अभी भी चल रहा है और 6 साल का पीरियड जो पुराने एक्ट में वो अभी भी एप्लीकेबल होगा. तो 13-14 और 14-15 और 15-16 की असेसमेंट, 14-15 की आज की डेट में नहीं खोल सकेंगे किसी भी कानून के अंदर. 15-16 की 31/3/22 के बाद नहीं खोल सकेंगे. 16-17 के 31/3/23 के बाद नहीं खोल सकेंगे. 10 साल वाला कानून 1/4/21 के बाद वाले पे लगेगा. यानी कि जो 1/4/21 के वाली असेसमेंट है वो 31 तक खुल सकेगी, लेकिन 15-16, 14-15 नहीं खुल सकेगी, वो 6 साल के बाद टाइम पर हो जाएगी. दिस इज द 149(1) का प्रोवाइजो इसके बारे में, अनलेस ही सरकार कोई दूसरी अमेंडमेंट नहीं कर रही. अब मैं इन बातों को स्किप करके एक असेसमेंट के बारे में चला जाता हूं.
आजकल एक नया वर्ड मिला हुआ है, कभी कभी एक वर्ड से मोहब्बत हो जाती है। एक फेसलेस एक बड़ा अच्छा सा वर्ड हो गया है। लोग किसी का चेहरा नहीं देखना चाहते, कहते हैं फेसलेस हो जाएंगे। ये एक नया मंत्र लग रहा है मुझे आज की डेट में। 2 सालों से हर जगह फेसलेस होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि कितनी चेंज करेंगे आप। आपने 2 साल पहले कहा कि हम एक ई असेसमेंट करेंगे, आपको नोटिस भेजेंगे, आप ई से जवाब दे दीजिए। लेकिन ये आपको पता लग जाता था कि आपका असेसिंग ऑफिसर कौन है। फिर आपने सितंबर 20 में एक स्कीम निकाली कि भाई हम फेसलेस की स्कीम बना लेते हैं। वो आपने सेक्शन 143 में नोटिफाई कर दी। उस स्कीम का पता लगा कि वो चैलेंज हो गई, तो वो खतरा हो गया। 2021 का बजट आया तो आपने एक फेसलेस असेसमेंट स्कीम नई इंट्रोड्यूस कर दी और ये कहा कि 1/4/21 से ये नई स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी। उसमें आपने अपने कमिश्नर को पावर दे दी कि भाई वो मर्जी आए तो आपको हियरिंग देगा, मर्जी आएगा तो नहीं देगा, कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोविजन डाला 144B(9) में कि जो स्कीम की कंडीशन है, अगर वो कंप्लाई नहीं करी तो ऑर्डर नॉन एस्ट हो जाएगा। उस समय तो बड़ी ट्रांसपेरेंसी की बात थी, बड़ी अपराइट थी कि भाई इनकम टैक्स वाले बहुत अच्छे हैं, अगर हमारे यहाँ कोई कानून तोड़ता है और कंडीशन को कंप्लाई नहीं करता है तो हम उसको नॉन एस्ट कर देंगे। आपको पता है ना कि एक दिन का प्रोविजन है, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, और उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है तो वो लेटर, नोटिस, ऑर्डर इनवैलिड है। अब बाद में पता लगता है कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, अगर इतने वैलिड हो जाएंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। और इसी में पता लगा 144B(9) में हमारे ऑफिसरों ने तो कंडीशन कंप्लाई की नहीं है और वो कोर्ट में जाकर ऑर्डर नॉन एस्ट हो जाएंगे। तो इस साल उस 144B की पुरानी स्कीम को अलविदा कह दिया। नया प्रोविजन आया है 144B प्रोविजन की, सेक्शन 128 को रिप्लेस करके नया लगा दिया गया है और 144(18) की जगह अब इसमें कह दिया गया है कि अगर जब एसएससी इसकी वर्चुअल हियरिंग मांगेगा, पर्सनल हियरिंग मानेगा, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू वो हियरिंग देनी पड़ेगी। लेकिन 144B(9) को विदा दे दिया गया, इसको डिलीट कर दिया। तो अब ऑर्डर तो नॉन एस्ट नहीं होगा, अगर कोई गलती हो जाएगी ऑर्डर इनवैलिड डिक्लेयर होगा, मे बी सेट असाइड होगा। और जो 144B में अब आपको पर्सनल हियरिंग मिलेगी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। तो मेरा एक सजेशन सभी को है, जब भी कोई केस स्क्रूटनी में आता है और कोई भी पॉइंट हो तो आपको हर लेटर के अंदर आखिरी सेंटेंस एक बना कर रख लीजिए, जैसे लिखते हैं ना, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, we will further request you to grant us a personal hearing through video conference। एक टेम्पलेट बनाकर रख लीजिए, हर चिट्ठी के नीचे, चाहे कोई चिट्ठी आए, पत्र आए, गलती से फालतू भी लिखा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रह गया तो बाद में आप मिस कर जाएंगे उसके बारे में। We will request you to grant us a personal hearing, thanking you। ये आपको बनाकर रखना चाहिए। Now I can take a last point, other than I will take to some other issue, because 7 बज गए मेरे। एक इशू अभी आया है, अपडेटिंग ऑफ रिटर्न, वो आपके लिए शायद इंपॉर्टेंट होगा, अपडेट द रिटर्न। अभी तक सरकार में कानून ये था कि आप एक रिटर्न भर सकते हैं। 139(1) में एक प्रोविजन है कि आपको टाइम मिलता है। 139(4) में ये था कि आपने अगर वो रिटर्न मिस कर दी है किसी वजह से, तो आप उस रिटर्न को ईयर एंड तक वो भर सकते थे। और 139(5) में एक प्रोविजन होता था कि एक रिवीजन ऑफ रिटर्न। और कुछ लोग यहाँ पे मेरे दोस्त बैठे होंगे पुराने, थोड़ा सा आइडिया को, बहुत पुराना नहीं है, आज से 3 साल पहले ही शायद रिटर्न रिवाइज करने का टाइम 1 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर था, और उससे पहले 2 साल होता था, इफ आई एम करेक्ट। ठीक, वो घट के अब ये आ गया है कि 3 महीने असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने, एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, यानी कि जो असेसमेंट ईयर आपका है उसके खत्म होने के 3 महीने पहले तक। अगर मैं मान के चलूं 21-22 की जो रिटर्न रिवाइज करने की डेट है, वो ऑर्डिनरी कोर्स में 31 दिसंबर 21 होती, क्योंकि एक्सटेंडेड पीरियड चल रहा है तो उसकी डेट शायद 31 मार्च मिली हुई है। अब सरकार ने एक नई प्रोविजन निकाला है कि अपडेट कर सकते हैं आप रिटर्न को 2 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, यानी कि जो साल असेसमेंट ईयर का है तो अपडेट कर सकते हैं। आपसे कोई इनकम छूट गई है, ये हो गई है, लेकिन आपको क्या देना करना पड़ेगा ऐसे में, अगर 1 साल बाद करते हैं तो 25% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, 2 साल बाद करते हैं तो 50% देना पड़ेगा।
और ये जो एडिशनल टैक्स है 25 और 50% का, ये टैक्स और इंटरेस्ट टोटल इनकम के ऊपर होगा। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं कि आपने पहले 10 लाख रुपए की रिटर्न भरी और उस पर टैक्स और इंटरेस्ट जमा करा दिया ड्यू डेट पे, अब आपके पास अब 12 लाख रुपए की इनकम, 2 लाख की इनकम कोई छूट गई है और आप उसको भरना चाहते हैं 1 साल असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के बाद, तो वो 1 साल के अंदर आपको 12 लाख पे टोटल टैक्स पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसका जो भी 234 ABC बनता है, जो भी बनता है वो कैलकुलेट करके वो पूरा जमा कराना पड़ेगा, 12 माइनस 10 का जो भी बना आपका, और जो आपका टैक्स बना उसके ऊपर 25% एक्स्ट्रा और जमा कराना पड़ेगा। अगर 10 लाख के ऊपर आपका टैक्स बना 70,000 रुपए इंक्लूडिंग अर्लियर टैक्स, और 12 लाख के ऊपर आपका बना 1,20,000 रुपए, तो 50,000 रुपए तो वो आपको टैक्स और इंटरेस्ट के बन गए, वो सारे जमा कराएंगे, और 50,000 के ऊपर 12,500 जमा कराना पड़ेगा, नहीं 25,000 का। मैं सोचता हूँ अगर ये रिवीजन का टाइम ऐसे के ऐसे होता पुराना, तो मुझे शायद कुछ नहीं देना पड़ता। इंटरेस्ट तो वो पुराने वाला टैक्स तो देना ही पड़ता, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं देना पड़ता। मतलब आपने पहले एक टाइम घटा दिया और अब दूसरे में कह दिया कर दिया, और शर्तें कितनी लगाई हैं कि कौन ये कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। जिसके यहाँ सर्च हो गई वो नहीं कर सकता, जिसके यहाँ सर्वे हो गया उसके यहाँ नहीं कर सकता, जिसके यहाँ 153C टाइप का नोटिस आ गया और नोटिस आने से पहले कर सकता है, नोटिस आने के बाद नहीं कर सकता। अब होगा क्या? अब मुझे की थोड़ा सा एग्जांपल देखो, टाइम नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करता है इसकी क्या बेनिफिट निकल गया। किसी के यहाँ सर्च हो जाए और उसके यहाँ किसी दूसरे का कागज मिल जाए, अब उसको मौका मिलेगा, क्योंकि उसको नोटिस तो आएगा नहीं अभी, तो नोटिस तो आने में 4-6 महीने लगते हैं उसको, तो उसको राइट हो जाएगा रिटर्न रिवाइज करने का, अपडेट करने का, दूसरे को नहीं होगा। आई कुड नॉट मेक इट आउट ऑन दिस। सेकेंडली, जिसके केस में 143(2) की प्रोसीडिंग, 147 की प्रोसीडिंग पेंडिंग है या असेसमेंट कंप्लीट हो गई है, उस साल को नहीं टच कर सकेंगे। जिसके केस में कोई इंफॉर्मेशन 1990A में आ गई है, जिसके केस में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की कोई इनकम आ गई है, किसी के केस में कोई बेनामी की आ गई है, फैमा की आ गई है, उनके केस में ये नहीं कर सकेंगे, नोटिस आने से पहले कर सकेंगे। डिपार्टमेंट का सेट ऐसा मानना है कि ये प्रोविजन इसलिए लाया गया है कि जब आपको 148 की इंक्वायरी का नोटिस आए, असेसमेंट होने से पहले, 148 से पहले, क्योंकि 148A के लिए इंक्वायरी का नोटिस आए, आपको उस समय मौका होगा कि इस प्रोविजन का बेनिफिट लेके आप निकल। That's the intention which is probably intended to on this part. Mohan ji, Vinod ji, I think looking to the time constraint, I need to stop here. There are many other provisions, but subject to the, of course, a time limitation is being there. So my apology that I could not take up some of the other provisions which are maybe of more important also. But still, in case any question, I can just for 4-5 minutes in case there are any questions. कोई क्वेश्चन बाकी आपने सारा कवर हो चुका है। एक क्वेश्चन 148 का था, आपने 148 को भी ले लिया है। अब मैं समझता हूँ कि मुझे मालूम है कि आपको इसके बाद दुबई वाले प्रोग्राम में भी जाना है, तो हम ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। दुबई में भी ओवरलैपिंग है, 2 प्रोग्राम की हो गया, ऊजा जी की तबीयत, ब्रदर की तबीयत वजह से मुझे वहाँ 2 प्रोग्राम, एक ऑलरेडी मार्च था, एक उनका, दोनों करने हैं। जी। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे